नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बाजार में हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी के बाद 4 दिनों की तेजी के बाद थोड़ी सी गिरावट, थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है। 18,600 के ऊपर जाने के बाद अब हम देख रहे हैं कि बाजार थोड़ा सुस्ताता हुआ, थोड़ा रुकता हुआ, थोड़ा थमता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफा रैली के बाद ये सुस्ती थोड़ी सी लाजमी भी थी और करीब 0.25% की गिरावट अब देखने को मिल रही है। 18,594 पे निफ्टी खुला, 18,603, 18,604 ये इंट्राडे हाई रहा और उसके बाद से हमने देखा कि बाजार में जो गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दी करीब 10:30 बजे के बाद से, 10:30 11 बजे के बाद से बाजार में गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दी और इस समय इंट्राडे लो के आसपास कामकाज करता हुआ आज 18,483 ये आज का इंट्राडे लो था और वहां से 10-15 अंक ऊपर ही 18,499 यानी 18,500 के नीचे निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बढ़ने वाले शेयर हैं उनकी संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पर महज 21 है और गिरने वाले शेयरों की संख्या 29 है। कई सारे नतीजे देखने को मिले हैं और नतीजों के बाद क्या स्थिति देखने को मिल रही है, बजिंग स्टॉक्स पर भी बातचीत होगी, साथ ही साथ एक खास सेक्टर पर भी बातचीत करेंगे। तो अगले 1 घंटे तक आप अपने सवाल भेजते रहिए, आपके प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे आज के खास मेहमान हैं, जरा उनसे परिचय करवाते हैं। श्रीकांत चौहान जी, कोटक सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका आज की इस चर्चा में हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। और काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है जब आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कल एक्सपायरी है और बाजार जो है एक अच्छी खासी रैली दिखा चुका है। और पिछली बार जब आपसे हमने बातचीत की थी तो भी आपका मानना ये था कि बाजार अब धीरे धीरे करके जो है वो आगे की तरफ एक पॉजिटिव सकारात्मक रुझान ही देखने को मिलेगा, वो देखने को मिला है। अब इन लेवल्स के आसपास सर क्या करना चाहिए? ये कंसोलिडेशन थोड़ा सा भी आपको लगता है थोड़ा लंबा चलेगा या फिर अब चूंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है, मिड कैप में हम देख रहे हैं कि तेजी जो है वो आ चुकी है, निफ्टी भी खाली आंकड़ों का खेल है, काफ़ी रिकवरी आ चुकी है और अपने ऑलमोस्ट हाई से काफ़ी नज़दीक है। तो अब नए हाई बनने के आसपास जब बाजार हो तो अप्रोच कैसी होनी चाहिए, यहाँ से क्या रणनीति होनी चाहिए? धन्यवाद विपुल जी एंड गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है देखिए कि मार्केट जो है वो एक अच्छी एक बड़ी रैली के बाद एक कंसोलिडेशन मोड में आ चुका है और हमने इनफैक्ट विपुल जी देखा होगा कि कई बार 18,600-700 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट के लिए हमेशा बना है। यानी इनफैक्ट अक्टूबर 2021 में जब एक फाइनल हाईएस्ट लेवल्स मार्केट ने अचीव किए थे आफ्टर कोविड, वो लेवल्स भी अगर आप देखेंगे तो 18,600 के ही थे और वहां से फिर हमने मार्केट में करेक्शन देखा था। इस बार भी हम उन्हीं लेवल्स के काफी नजदीक जाने के बाद एक करेक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि शायद हम यहाँ से और थोड़ा सा वीकनेस दिखा सकते हैं। बट चूंकि कल एक्सपायरी है तो हमें लगता है कि 18,400 450 जहां पे मार्केट ने काफी बड़ा रेजिस्टेंस लिया था पिछले हफ्ते, हमें लगता है कि उन लेवल्स के करीब एक सपोर्ट बनेगा, एक वापस रिबाउंड हमें देखने मिल सकता है। साथ ही साथ अगर ग्लोबल मार्केट्स देखें तो वहां पे भी थोड़ा सा जो न्यूज फ्लो है वो अनसर्टन है। आज डेट सीलिंग के ऊपर एक वहां पे फुल हाउस में उसका वोटिंग होगा और वो कैसे उसका फाइनल आउटकम आता है उसके ऊपर भी मार्केट की एक दिशा तय होगी। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि मार्केट में 18,400 18,200 के करीब बढ़िया सपोर्ट है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। हमें लगता है कि ये मार्केट्स में 18,800 या 900 के लेवल्स दिखाने के लिए काफी दमखम है। सर, आज हम देख रहे हैं कि मिड कैप आईटी के अंदर काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तमाम जो कंपनियां हैं उनमें हम देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे अगर हम बात करें साइंट की, यहाँ पर हम देख रहे हैं 4% के आसपास की तेज़ी है। डिक्सन टेक्नोलॉजी में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। कई सारी कंपनियाँ हैं जिनमें एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। मिड कैप आईटी को लेकर के आपका क्या व्यू है? बीच में भी हमने देखा जब दिग्गज शेयरों ने निराश किया था तो नतीजों ने मिड कैप आईटी के सरप्राइज़ किया था। तो क्या अभी भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है? ये जो बीच बीच में रैलीज आती हुई दिखाई दे रही है और ख़ास तौर से आज का जो एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है इन सब शेयरों के अंदर? बिल्कुल। तो देखिए विपुल जी, अभी इन लेवल्स पे मार्केट है ना ग्रोथ स्टॉक से शिफ्ट होते होते वैल्यू स्टॉक्स में आ रहा है और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर यहाँ से भी अगर मार्केट चलता है तो ग्रोथ स्टॉक्स में जो तेजी रहेगी वो कम रहेगी एज कम्पेयर टू वैल्यू स्टॉक्स। और इसी वजह से आप देखेंगे तो जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है वहां पे इंटरेस्ट कम है, बट जो मिड कैप या स्मॉल कैप आईटी कंपनीज है वहां पे इंटरेस्ट ज्यादा है। साथ ही साथ ऐसे लग रहा है कि वहां पे जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो पॉज हो सकती है और जो डॉलर इंडेक्स है वहां पे हमें लगता है कि मोमेंटम और जारी रहेगा, यानी कि 104 105 के करीब डॉलर इंडेक्स रहेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस बार के डेट सीलिंग में जो उन्होंने सोचा है कि जो डेफिसिट है उसको 1.5 ट्रिलियन डॉलर से कम करने की कोशिश करेंगे आने वाले 10 सालों में।
अगर ये 1.5 का अगर 1.75 अगर कर देते हैं नंबर, तो डॉलर और भी यहाँ से स्ट्रांग होगा। तो जिसका इम्पैक्ट आईटी को जाता ही है, लेकिन मिड कैप आईटी को सबसे पहले जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि मिड कैप आईटी के पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो जैसे कि अभी एआई की न्यूज आ रही है, तो ये काफी अपने प्रोडक्ट्स को शफल कर सकते हैं। और इसी वजह से जितने भी सिलेक्टिव आईटी कंपनीज है, वहां पे मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। और हमें लगता है कि इन स्टॉक्स में बने रहिए। यहाँ पे जो ओवरऑल जो लार्ज कैप कंपनीज के साथ जुड़े हैं, जैसे कि एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री है, या एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, ऐसे सब कंपनीज में हमें लगता है कि मोमेंटम बना रहेगा। टेक महिंद्रा है कि जो एक महिंद्रा ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो वहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी बिल्कुल बन सकती है। एक एक शेयर पे सर आपकी राय जानना चाहेंगे, उसके बाद पहले दर्शक पे जाएंगे। वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। 52 वीक हाई पे है आज। 6 महीने में करीब 47% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है। आज इसने अपना 52 हफ्तों का औसतन स्तर 1069.20 का छुआ है। नतीजे भी कंपनी के ठीक रहे थे। आप कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ पर भी कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्या इन लेवल्स पे 52 वीक हाई पे पहुँचने के बाद, या आपको लगता है कि काफ़ी रैली आ चुकी है, थोड़ा अब करेक्ट होने के बाद ही एंट्री करनी चाहिए? तो विपुल जी देखिए, वैसे ये स्टॉक काफी एक्सपेंसिवली ट्रेड करता है, लेकिन अगर इसके ओवरऑल बिजनेस को देखा जाए तो इसके बिजनेस में पोटेंशियल है, और इसी वजह से वो एक हाई वैल्यूएशंस के साथ ट्रेड करता है। तो फंडामेंटली देखा जाए तो इसमें कंफर्ट आना काफी मुश्किल होता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे। कोई भी माइनर करेक्शन अगर यहाँ से आता है 5 to 10% का, तो बिल्कुल इसे लेके चले, बिकॉज ये कंपनी ओवरऑल ऐसे लगता है कि परफॉर्म करती रहेगी, लेकिन बिकॉज ऑफ हाई वैल्यूएशंस, हायर लेवल्स पे थोड़ा उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी बनते रहेगा। जैसे टाटा इलेक्सी है बेस्ट एग्जांपल कि जो वैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन बिकॉज की हाई वैल्यूएशन वो स्टॉक हमेशा हायर लेवल्स पे रुकते हुए दिखता है। बट ओवरऑल हमें लगता है कि केपीआईटी में यहाँ से इवेंचुअली, बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, मैं टेक्निकल्स की बात करूंगा क्योंकि फंडामेंटली एक्सपेंसिव है, तो टेक्निकल्स के बेसिस पे हमें लगता है कि ये स्टॉक 1300 से 1400 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में कॉन्कर कर सकता है। जी, तो तकनीकी आधार पर 1300 से 1400 के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली अगर देखा जाए तो कंपनी थोड़ी सी महंगी दिखाई दे रही है। तो श्रीकांत जी के साथ सबसे बड़ी खूबी यही रहती है कि चाहे तकनीकी रूप हो या फंडामेंटल्स हो, वो हर लिहाज से कंपनी को नापते तोलते हैं और उसके बाद जो है हमारे दर्शकों को अपनी राय देते हैं, और इसी वजह से दर्शक सर आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। चलिए ज़रा आज के पहले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरूला जी। राजेश जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपका मैं शो का बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे सर, आप लोग दर्शक आप जैसे रहें तो बड़ा उत्साहवर्धन होता है आप लोगों की बातें सुन करके। कहाँ से बोल रहे हैं पहले तो ये बताइए सर आप। सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, कॉलिफॉर्म दिल्ली? अच्छा, चलिए दिल्ली से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कभी नोएडा आना हो तो बताइएगा, आपसे मुलाकात करते हैं। तो आप बताइए सर क्या करते हैं? में अगर आप मुझे कभी अपना एड्रेस मैसेज करते हैं तो मैं जरूर आना पसंद करूंगा। चलिए बिल्कुल जल्द आपसे मुलाकात होगी सर। आप बताइए क्या प्रश्न है आपका, और कौन से शेयर ले रखे हैं आपने? सर मैंने एक कॉल ऑप्शन ले रखा है जून का, अडानी पोर्ट्स का 730 का। 730 का अडानी पोर्ट का आपने कितने की कॉल ले रखी है सर? सर 730 वाली 41 रुपीज में। 41 रुपीज़ पे आपने 730 वाली कॉल ले रखी है। और नज़रिया ये जून सीरीज की ले रखी है ना आपने? सर जून की है। चलिए ठीक है, पूछते हैं सर। 730 की कॉल इन्होंने ले रखी है। एक बार रेट 41 पे ली हुई है आपने? 41 पे ली है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और अभी जो है हम देख रहे हैं करीब ये भाव जो देखने को मिल रहा है वो 37 के आसपास शायद चल रहा है। लो 26 रुपये का गया था। और सर अभी किस तरीके से आप देख रहे हैं? अभी 31 पे चल रहा है शायद। तो अब इन लेवल्स पे क्या करना? जी 31 पे चल रहा है। सर अब क्या करना चाहिए? क्या अब नतीजे आए, नतीजों के बाद शेयर में गिरावट देखने को मिली, लेकिन बहुत तेज़ गिरावट नहीं रही। लोअर लेवल से जितनी गिरावट थी काफ़ी हद तक रिकवरी आई है, लेकिन फिर भी शेयर में सुस्ती है। तो क्या जून सीरीज़ में इनको बने रहना चाहिए इसमें, या चूँकि नतीजों को देखते हुए एक बार पोजीशन हल्की कर देनी चाहिए? आप क्या सलाह देंगे? समय तो है अभी। बिल्कुल। तो देखिए, अगर इसके क्वार्टरली नंबर्स देखें तो वो काफी हद तक काफी अच्छे थे, लेकिन प्राइस में सब कुछ डिस्काउंट हो चुका है ऐसे लग रहा है। क्योंकि देखिए, अगर आप इस मंथ के जैसे एक बार इसमें न्यूज फ्लो आया था और कुछ क्लैरिटी आई थी सेबी की तरफ से, तब इसमें एक रैली बनी थी, और उस रैली में अगर आप देखें तो 780 के करीब जाने के बाद ये स्टॉक अचानक से वापस करेक्ट होते हुए 740 के करीब आ गया था। बिल्कुल। तो उस दिन के जो हाईएस्ट वॉल्यूम्स थे और जो वेटेड एवरेज वॉल्यूम थे वो कुछ 755 से लेकर 760 के करीब के थे। आज के दिन में भी अगर आपने देखा कि जब इसमें एक रिजल्ट के बाद अच्छी रैली बनी तो वापस उसमें प्रॉफिट टेकिंग बनी है। तो मुझे लगता है कि हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग या प्रॉफिट टेकिंग का एक सिनारियो बनते जा रहा है। और कॉल ऑप्शन एक ऐसी चीज होती है कि जो हमेशा टाइम के साथ इरोड भी होते जाती है।
तो हमें लगता है कि इट इज बेटर कि आप इस पर्टिकुलर पोजीशन को या तो कम कर ले, या तो इसमें से एग्जिट करके आप किसी और ऐसे स्टॉक में रहिए कि जहां पे न्यूज फ्लो काफी सर्टन हो। यहाँ पे न्यूज फ्लो अनसर्टन होने की वजह से ये स्टॉक अचानक से बढ़ सकता है, लेकिन अचानक से गिर भी सकता है। तो करंट लेवल से तो मैं ये कहूंगा कि इसमें से एग्जिट करें। 40-50 रुपए का प्रीमियम काफी बड़ा प्रीमियम होता है। आप किसी अदर सेक्टर में या स्टॉक में फोकस करें। तो बहुत नुकसान नहीं है सर, आप चाहें तो इसमें से एग्जिट कर लें, यही सलाह है सर आपकी जी। चलिए इस बीच अगले दर्शक का सवाल लेते हैं जो कि इन्होंने यूट्यूब का माध्यम चुना है हमारे साथ प्रश्न पूछने के लिए। रोहित शर्मा जी हैं और इनका सवाल है सर CDSL को लेकर के। CDSL के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 100 शेयर और ये इन्होंने खरीदे हुए हैं सर 1400 रुपये की खरीद है इनकी CDSL पे। अब ये जानना चाह रहे हैं कि सर इन लेवल्स के ऊपर इनको क्या करना चाहिए। तो सर 1400 रुपये की इनकी खरीद है। अब इन लेवल पे क्या सजेस्ट करेंगे आप, बने रहें या फिर निकल जाएं? बिल्कुल। तो देखिए, हमें लगता है कि जो मार्केट में जो क्वार्टरली नंबर्स आने चाहिए थे वो आ चुके हैं, और जितने भी ग्लोबल फैक्टर्स में जो चेंजेस या कुछ बड़े बड़े जो न्यूज फ्लो के आउटकम आने वाले थे वो भी आ चुके हैं। तो यहाँ से डाउनसाइड तो डेफिनेटली मार्केट की प्रोटेक्टेड है। और CDSL या कोई भी स्टॉक जो होता है, BSE है फॉर एग्जांपल, ये मार्केट के सेंटीमेंट के साथ जुड़ा होता है। अगर मार्केट में सेंटीमेंट बनता है कि मार्केट यहाँ से और गिरेगा, तो ये सब स्टॉक्स और गिरते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट का बिहेवियर कैसे रहेगा, और नए 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 कितने क्लाइंट्स जुड़ेंगे या नए कितने लोग मार्केट के साथ जुड़ेंगे। अभी ऐसा लग रहा है कि इसमें एक स्टेबिलिटी आ चुकी है, और यहाँ से हमें ग्रेजुअली एक अपवर्ड एक्टिविटी देखने मिल सकती है। तो अगर 1400 की खरीद है, तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे थोड़ा एवरेज करें। ये स्टॉक वापस रिबाउंड कर सकता है। आज ही के दिन में इसने 200 दिन के एवरेज को भी क्रॉस किया है। तो हमारा तो बेस्ड ऑन टेक्निकल्स कहना ये है कि ये स्टॉक यहाँ से रिबाउंड कर सकता है और वापस कम से कम 1350 से 1400 के लेवल से दिखा सकता है। तो एक करंट लेवल पे एवरेज करके चल सकते हैं। करंट लेवल पे एवरेज करके आप चल सकते हैं, ये आपके लिए सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। जरा प्रवीण जी से बातचीत कर लेते हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी क्या हुआ सर, आपकी आवाज़ जो बहुत धीमी आ रही है, तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है सर। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप प्रवीण जी? तो बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? चल कुछ दिक्कत आ रही है, आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? हाँ मिल रही सर। हाँ सर बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर बिहार से बोल रहा हूँ। बिहार में, चलिए ठीक है। बिहार से कहाँ से बोल रहे हैं आप, क्या प्रश्न है पटना आपका? सर। पटना से। सर चलिए मेरा जी। वेदांता लिमिटेड में सर मेरा प्रश्न था, मैं इसमें हर एक 10 रुपए पर वो डिप पर बाय करना चाहता था 5 साल के लिए। कौन सा, वोडाफोन? नहीं सर, वेदांता लिमिटेड। अच्छा, वेदांता लिमिटेड पे आप जो है हर 10 रुपए की गिरावट पे आप खरीदना चाह रहे हैं 5 साल तक। चलिए जी। अच्छा, चलिए ठीक है, पूछते हैं यहाँ पर कि वेदांता पे क्या हर 10 रुपए, ये आपको ये स्ट्रेटजी मतलब आपने कैसे बनाई? अब मान लीजिए 10 दिन लगातार अगर गिरता रहेगा तो हर 10 दिन पे कितने कितने शेयर खरीदेंगे आप, या फिर मतलब क्या आपका नज़रिया है कि अगर हर रोज गिरता रहेगा तो हर रोज 10 रुपए पे खरीदना चाह रहे हैं आप? कितने शेयर? 100 शेयर सर खरीदना है हर एक 10 रुपए पर। हर एक 10 रुपए पे 100 शेयर खरीदना चाह रहे हैं। चलिए, अब ये रणनीति कितनी कारगर है ये नहीं है, और ये जरा पूछते हैं। और अगर कल से गिरना बंद हो जाए तो फिर आप शेयर खरीदना बंद कर देंगे। तो ये पूछते हैं श्रीकांत जी से। श्रीकांत जी, ये जो स्ट्रेटजी इनकी है कि जब 10 रुपये गिरेगा तो 100 शेयर खरीदेंगे, इसको कितना सही मान रहे हैं? और ख़ासतौर से वेदांता के लिए काफ़ी सारी खबरों का इन्फ्लो यहाँ पर रहता है और चल रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस कंपनी को, और क्या ये स्ट्रेटजी 5 साल तक ये हर 10 शेयर की गिरावट पे 100 शेयर खरीदना चाह रहे हैं? बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि ये स्टॉक वैसे काफी न्यूज फ्लो के अंडर रहता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि नो डाउट कि ये कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड देती है, लेकिन अगर आप इसके ओवरऑल डेट स्ट्रक्चर को देखते हो विपुल जी, तो डेट काफी हाई है, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे काफी बड़ा डेट का इनका पोजीशन है। और इसी वजह से हमें लगता है कि ये स्लाइटली रिस्की है कि अगर आप एवरी 10 रुपीज डिक्लाइन पे अगर आप लेते हो तो काफी नजदीक में आपका काफी सारा शेयर का यानी कि इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इट इज बेटर कि आप एक परसेंटेज वाइज गैप रखें, लाइक 10% का गैप रखें या 5% का गैप रखें, उसके बाद आप इसे खरीदें तो ज्यादा बेहतर होगा। नंबर 1। नंबर 2 की सिक्लिकल स्टॉक है, तो एक 5 साल का रवैया रखना मुझे लगता नहीं कि वो एडवाइजेबल है, क्योंकि क्या समटाइम कैसे होता है कि इकोनॉमी में अगर कोई बड़ा बदल हो जाता है या कंपनी के स्ट्रक्चर में अगर कोई इंप्रूवमेंट हो जाता है, तो और अगर डेट बढ़ जाते हैं तो स्टॉक्स रुक जाते हैं।
इवेंचुअली अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर पिछले 10 या 15 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे देखें तो कई बार इसने लोअर लेवल्स को हिट करने के बाद रिबाउंड किया है, तो वो ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा सेम ट्रैक रिकॉर्ड रहना कोई जरूरी नहीं है। तो आप बिल्कुल आपके कुछ पोर्टफोलियो के मे बी 10% 5% आप इस पर्टिकुलर कंपनी में लगा सकते हो, लेकिन परसेंटेज वाइज गैप रखिए और डोंट बी इम्पेशेंट कि एकदम फटाफट से आपने कुछ बहुत सारे स्टॉक्स ले लिए, ऐसा मत कीजिए। ये स्टॉक कुछ दिन तक और इसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। मुझे लगता है कि शायद 250 के नीचे जाना मुश्किल है और हायर लेवल्स पे 350 के ऊपर जाना मुश्किल है, तो इसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। लेकिन आपका जो एक्सपोजर है पर्टिकुलर स्टॉक के लिए वो आप एक लिमिट में रखिए। ठीक, इस बीच चलते हैं जरा अगले दर्शक के पास। अब चलते हैं सीधे महाराष्ट्र नागपुर से हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र खंडेलवाल जी। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते राजेंद्र सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया जी। चलिए, कार्यक्रम देख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको? बिल्कुल बहुत अच्छे, मैं तो रेगुलर देखता हूँ और हम छोटे निवेशक है और रिटेल निवेशक है तो सही जानकारी लग जाती है इसमें और बहुत ही क्लियर कट जानकारी लग जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हौसला बढ़ाने के लिए। मुझे तो जी। बहुत फायदा हो रहा है इसमें देखकर और बहुत मैं फॉलो करता हूँ, इसमें अच्छा नॉलेज मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये सब श्रीकांत जी जैसे जो हमारे एक्सपर्ट हैं, ये सब इनकी मेहरबानी है कि बहुत अच्छी सलाह आपको मिल रही है। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? तो आज जैसे EID पेरी और ऑल कार्गो अभी इस रेट में ले सकते हैं क्या, निवेश करना था शॉर्ट टर्म के लिए, ये पूछना था। शॉर्ट टर्म के लिए EID पैरी? हाँ जी जी जी। EID पेरी और ऑल कार्गो। अलकार्गो पे और EID पैरी। चलिए EID पैरी पहले देख लेते हैं, 3% गिरा हुआ है। अच्छा, तो आप ये चाह रहे हैं कि गिरावट में क्या यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कोई बन रही है क्या? जी 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 जी। तो अभी अगर हम देखें तो ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट तो हुआ है श्रीकांत जी, पर क्या ये गिरावट खरीदारी के लायक है? 600 रुपये से करेक्ट होना शुरू हुआ, ये अब 400 पौने 500 के आसपास चल रहा है। आज भी हम देख रहे हैं करीब 3% के आसपास की गिरावट EID पैरी में देखने को मिल रही है। वहीं अगर अलकार्गो की बात करें अगर, तो यहाँ पर भी आज हम देखें तो करीब 3% के आसपास की गिरावट है और इन्होंने 2 काउंटर आइडेंटिफाई शायद मुझे लगता है आज की गिरावट को देखते हुए ही किए हैं और इसका भी पैटर्न ऑलमोस्ट वैसा ही दिखाई दे रहा है EID पैरी जैसा। ये भी हम देख रहे हैं 400-450 से टूटा हुआ है। क्या सलाह रहेगी, क्या इस गिरावट में खरीदारी बनती है या रिकवरी आने के बाद कोई जो है तलाशना चाहिए अपॉर्चुनिटी? सबसे पहले विपुल जी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आपने जो ये शो बनाया है और जैसे आप सवाल पूछते हैं उसमें आप दूध का दूध पानी का पानी, काफी क्रिस्टल क्लियर आपके क्वेश्चंस रहते हैं और उन सवालों के भी जवाब भी वैसे ही देने पड़ते हैं। यानी सर ये तो आप जैसे जो एक्सपर्ट हैं ये सारे आप लोगों के फैन हैं और जो आपको फॉलो कर करके यहाँ पर हमारे कार्यक्रम भी देख लेते हैं। बताइए सर, क्या प्रश्न है सर आपका, क्या उत्तर देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात ये विपुल जी कि ये जो दर्शक है, अगर ये दर्शक अगर कंसिस्टेंटली अगर ये सब शोज को देखेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि वो काफी सारी चीजें समझेंगे और उसके बेसिस पे अगर वो काम करेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि वो काफी अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं मार्केट में और उनका एक रवैया चेंज हो जाएगा मार्केट देखने का। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर हम EID पैरी की बात करें या ऑलकार्गो की बात करें, ये दोनों स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि ये दोनों स्टॉक अगर आप देखें तो इनमें डेफिनेटली फंडामेंटली कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इन दोनों में लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज बनी है। बिल्कुल। और इसी वजह से ये स्टॉक लगातार अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर रहे, लेकिन लगातार गिरते जा रहे हैं। हमें लगता है कि जो हमारे मित्र है उन्होंने अगर शुगर सेक्टर में अगर फोकस करना है तो शुगर प्लस कैपिटल गुड्स एंड इंजीनियरिंग, प्राज इंडस्ट्रीज, यहाँ पे फोकस करें। हमें लगता है कि इसके नंबर्स काफी बढ़िया थे इस बार के और जैसे कि ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस बढ़ते जा रहा है गवर्नमेंट का और पूरे कॉर्पोरेट्स लोगों का, तो हमें लगता है कि ये कंपनी यहाँ से आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। 380-390 के करीब ट्रेड कर रहा है, प्राज इंडस्ट्री को लॉन्ग करके चले। और अगर आपको लॉजिस्टिक सेक्टर में अगर किसी में कोई फोकस करना है तो 2 स्टॉक नजर आते हैं। एक है VRL लॉजिस्टिक जो 730-740 के करीब ट्रेड कर रहा है, काफी अच्छे नतीजे थे और हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से 850-900 के लेवल्स दिखा सकता है, अपसाइड वेरी क्लियरली है। और साथ ही साथ एजिस लॉजिस्टिक, तो अगर लॉजिस्टिक में जाना है तो एजिस लॉजिस्टिक के साथ साथ आप VRL लॉजिस्टिक पे फोकस करके चल सकते हैं। तो लॉजिस्टिक क्षेत्र की 2 अच्छी कंपनियां हैं सर, यहाँ पर आप अगर फोकस करेंगे तो आपने जो कंपनी चुनी है अलकार्गो, उसके मुकाबले आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर कम से कम तकनीकी रूप से और फंडामेंटली रूप से बहुत अच्छी नहीं लग रही है कंपनी, तो दूर रहिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास और हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए रजनीश पाल जी, माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े हैं। पाल साहब नमस्कार। नमस्कार सर।
नमस्कार पाल साहब, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? बढ़िया है सर, फरुखाबाद से। चलिए, बढ़िया कहने का अंदाज आपका बड़ा मतलब बढ़िया लगा मुझे। फर्रुखाबाद से बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश से। जी जी जी। बताइए क्या, कैसे हैं आप और क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? जी ये सर, ये HDFC सर, HDFC इस लेवल पे क्या सर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अडानी ग्रीन। अदानी ग्रीन, अच्छा अच्छा, HDFC और अदानी ग्रीन दोनों। HDFC और अडानी ग्रीन, जी जी। तो ये कितने समय तक के लिए लेना चाह रहे हैं? क्या नजरिया है? ट्रेडिंग का है, निवेश का है? 1 से 1.5 साल तक सर। 1 से 1.5 साल का। चलिए, तो मान सकते हैं कि ठीक आप धैर्य है आपके अंदर थोड़ा बहुत। HDFC सर 2% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है। इसके अलावा अदानी ग्रीन को इन्होंने चुना है कि यहाँ पर भी 1-1.5 साल के लिए जो है निवेश करना चाह रहे हैं। एक तो परिवर्तन हमने देखा है सर, मुझे याद है कि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 20-25 दिन पहले ही जो दर्शकों के सवाल आते थे वो खाली यही आते थे कि अब यहाँ पर नुकसान हो रहा है, यहाँ से निकल जाएं, बने रहें। अब एकदम से हम देख रहे हैं कि लोगों का जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो काफ़ी बदला है और ज़्यादातर लोग नए पैसे कहाँ लगाएं, वो जो रिटेल पार्टिसिपेशन अप्रैल में हम देख रहे थे कि लगातार जो है वो लोएस्ट लेवल पर पहुंच गया था, वो दोबारा हमने देखा है मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अदानी ग्रीन आज 1.25% नीचे है। आज थोड़ा सा अदानी समूह में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी सर इन दोनों में? क्या ये दोनों कंपनियां अभी आपको लगता है कि 1-1.5 साल के लिए पैसे लगाने लायक है? अदानी ग्रीन में बीच में तेजी भी देखने को मिली, फिर गिरावट भी है, अभी क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल। तो देखिए, अगर अदानी की बात करें तो अदानी ग्रीन हमारे कवरेज में नहीं है। हमारे कवरेज में जो अदानी के स्टॉक्स है उसमें एक अंबुजा सीमेंट है और एक अदानी पोर्ट्स है। अदानी ग्रीन और इन सब में अगर कवरेज नहीं है तो हमें बोलना मुश्किल है, और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि इनका जो न्यूज फ्लो है वो भी थोड़ा सा अनसर्टन है। बिल्कुल। तो लेट द क्लैरिटी कम, उसके बाद इसके ऊपर कुछ बात कर सकेंगे। HDFC लिमिटेड, बिल्कुल इसमें आप खरीद के चल सकते हैं। हमें लगता है कि अगर मार्केट में अगर करेक्शन जारी रहा तो ये स्टॉक थोड़ा और करेक्ट हो सकता है, बट 2600 के नीचे की जगह काफी कम है। हायर लेवल्स में हमें लगता है कि स्टॉक वापस 3050 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल्स इनफैक्ट देखा जाए तो काफी अच्छे करेक्टेड लेवल्स पे ये स्टॉक मिल रहा है। 2640 2650 के करीब बिल्कुल इसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। थोड़ा और लॉन्ग टर्म का नजरिया अगर आपका है और तो आप और निवेश कीजिए इसमें। इवेंचुअली हमें लगता है कि इसमें कम से कम 15 से 20% का अपसाइड देखने मिल सकता है। जी, तो उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। चलिए, अब ये तो काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल दिए गए हैं, काफ़ी सारों के बाकी हैं, लेकिन उससे पहले जनाब बजिंग स्टॉक्स पे नजर डाल लेते हैं सर। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जिन पर खबरें रहती हैं, उन खबरों के चलते हम उन पर विश्लेषण करते हैं। और सबसे पहले, चूंकि अभी आप अदानी समूह पे चर्चा कर रहे थे, तो अदानी पोर्ट पे आपकी कवरेज भी है और अदानी पोर्ट के कल नतीजे भी आए हैं और एक सवाल भी हम ले चुके हैं, लेकिन फिर से जरा नतीजों पर चर्चा करते हैं। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। कंपनी के जो मुनाफे की अगर बात करें तो उसमें करीब 5.1% का इजाफा देखने को मिला है और ये 1158 करोड़ रुपए के आसपास रहा। इसके अलावा अगर कंपनी की आय देखें, यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है और करीब 40% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 5797 करोड़ रुपए रहा। डिविडेंड भी कंपनी ने घोषित किया है। सर, नतीजों को आप कैसे पढ़ रहे हैं? एबिटा हमने देखा कि एबिटा में इजाफा देखने को मिला 27% के आसपास का, ये जो है करीब 3270 करोड़ रुपए के आसपास रहा। मार्जिन्स बेहतर हुए हैं पहले के मुकाबले। मुनाफे में ज़रूर हमने देखा कि 5% का ही इजाफा देखने को मिला। ऊपरी स्तरों से हमने देखा कि जो गिरावट देखने को मिली थी, थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर आई है अदानी पोर्ट के अंदर। आप कैसे देख रहे हैं अदानी पोर्ट को सर मौजूदा भाव पे? और देखिए, मौजूदा भाव से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर लंबी अवधि का नजरिया है, यानी कि आज से कम 6 से 12 महीने का अगर नजरिया है, तो बिल्कुल इसे खरीद के चल सकते हैं। वैसे नंबर्स देखे जाए तो नंबर्स काफी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस थे, यानी कि कोई बड़ा इंप्रूवमेंट इसमें आया नहीं है। और लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक काफी अच्छा रहा है। और हमें दूसरी बात ये भी लग रही है कि अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के ओवरऑल ईपीएस की अगर बात करें, या अगर इसके अलावा अगर इसके इबिटा और बाकी के जितने भी पैरामीटर्स है, प्रॉफिटेबिलिटी के जो जितने भी रेशियोज है, अगर उनके ऊपर फोकस किया जाए तो हमें लगता है कि एक स्टेडी परफॉर्मेंस हमें देखने मिलेगा। और इसी वजह से हमें लगता है कि इन लेवल्स पे भी अब इसे खरीद के चले। 850 के टारगेट्स नजर आते हैं और करेक्शन में हमें लगता है कि शायद 680 690 के करीब इसमें काफी बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है। तो उन लेवल्स के करीब अगर आता है बिकॉज ऑफ सम वॉलेटिलिटी, तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट करके चले।
तो पहला नज़रिया तो ये है कि इनलाइन रहे हैं उम्मीदों के मुताबिक, इसलिए ही बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक ही शेयर में बहुत ज़्यादा हलचल अभी नहीं है। गिरावट शुरू में देखने को मिली, अब लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रैड करता हुआ। हाँ, 12 महीने तक का लक्ष्य अगर आपका नज़रिया है तो आप निवेश कर सकते हैं। नीचे जाता है जैसा कि आपने बताया श्रीकांत जी ने, तो भी यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। टोरेंट फार्मा अगला जो है आज का बजिंग स्टॉक, जहां पर कि मोमेंटम भी बनता हुआ दिखाई दिया है और यहां पर भी हमने देखा कि नतीजे आए हैं और कंपनी के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। कंपनी का जो मुनाफा रहा है वो चौथी तिमाही में 18% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये 1787 करोड़ रुपए रहा। इसके अलावा कंपनी की आय में भी 17% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये 2491 करोड़ रुपए रही है। इसके अलावा अगर नजर डालें तो कंपनी ने 8 रुपये पर शेयर का डिविडेंड के भी ऐलान किया है, करीब 160% का डिविडेंड का ऐलान किया गया है यहाँ कंपनी की तरफ से। और हम देख रहे हैं कि नतीजों के बाद 5% से ज़्यादा की तेज़ी शुरुआती कारोबार में देखने को मिल रही थी, अभी भी 4% से ज़्यादा की तेज़ी है। 1785 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज पूरे फार्मा पैक में भी हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। सर, क्या सलाह रहेगी आपकी यहाँ पर टोरेंट फार्मा में नतीजों के बाद एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ, और ये भी शेयर अगर हम देखें तो अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी इन लेवल्स पे? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे हमें लगता है कि ये जो कंपनी है, इसके वैसे नंबर्स देखे जाए तो नंबर्स ठीक ठाक है, और जो इंडिया और ब्राजील का जो ऑपरेशन है वो भी काफी अच्छा है। लेकिन जो यूएस और यूके से रिलेटेड जो भी पाइपलाइन है या तो जो इसके प्रोडक्ट्स है, वहां पे थोड़ा सा कंसर्न बना हुआ है। और अगर वैल्यूएशन के टर्म्स में भी देखा जाए तो इन वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक ऐसा लग रहा है कि एक ऑलमोस्ट फुल्ली प्राइस के आसपास आ चुका है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि इनफैक्ट इन लेवल्स के करीब इसमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग बन सकती है, और इन लेवल से शायद अगर इसमें कोई करेक्शन अगर आता है तो जो फेयर वैल्यू बन रही है वो 1645 की है। तो हमें लगता है कि इसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा, 1850, 1900 और 1650, 1600 के रेंज में। तो बाय ऑन डीप्स की स्ट्रेटेजी रखे या तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखे, लेकिन यहाँ पे अगर एक लंबी अवधि के नजरिए के बेसिस पे अगर कोई लेके रखता है तो मुझे लगता है कि शायद ये उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, उतना फायदेमंद नहीं रहेगा। तो बाकी भी स्टॉक्स है जैसे कि सन फार्मा है या सिप्ला है, वहां पे आप निवेश करके चल सकते हैं, लेकिन टोरेंट फार्मा को मुझे लगता है कि इन लेवल से एटलीस्ट अवॉइड कीजिए। इन लेवल से अवॉइड कीजिए, और ट्रेडिंग का नज़रिया है तो बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज की रणनीति अपना सकते हैं। लंबी अवधि के लिए अवॉइड कीजिए, बहुत सारे विकल्प आपके पास मौजूद हैं इसी क्षेत्र के अंदर, जिसका जिक्र भी श्रीकांत जी कर रहे थे। चलिए अगले शेयर का जिक्र करते हैं, और यहाँ पर भी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, और ये है लेमन ट्री। जी हाँ, लेमन ट्री में आज हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी माफ़ कीजिएगा तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी का मुनाफा जो है 59 करोड़ रुपए रहा है, और बड़ी बात यह है कि पिछले साल इसी तिमाही में जो है कंपनी को 39 करोड़ रुपए का घाटा देखने को मिला था। आय में भी हमने देखा है कि शानदार तेज़ी देखने को मिली है, और ये 111% बढ़ करके 252 करोड़ रुपए रही है। अभी अगर हम देखें तो इबिट्टा के में भी हमने देखा कि जो है करीब 24% का इजाफा, 24% से बढ़ करके 56.2% रहा है। अभी एकदम से मुझे लगता है पिछले कुछ मिनटों में शायद यहाँ पे कुछ गिरावट देखने को मिली ऊपरी स्तरों से, क्योंकि सुबह काफ़ी ज़्यादा तेज़ी थी, 3% से ज़्यादा की तेज़ी, लेकिन ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग अब देखने को मिल रही है लेमन ट्री के शेयर में। सर, कैसे देख रहे हैं आप लेमन ट्री को यहाँ पर, और पूरे सेक्टर को ही, खाली लेमन ट्री को ही नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ इस पूरे सेक्टर में गर्मी के मौसम में बहुत सारे इवेंट बाकी हैं आने वाले समय में। अभी वर्ल्ड कप होना है, काफ़ी सारे इवेंट्स हैं। इन सबको देखते हुए क्या होटल इंडस्ट्री पे आपकी राय, और जो नतीजे यहाँ पर रहे हैं उस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे सर? देखिए, अगेन नंबर्स काफी अच्छे थे, और मुझे लगता है कि अहेड ऑफ नंबर्स ये स्टॉक चल रहा है। इनफैक्ट मैं यानी कि ये कहूंगा कि नंबर्स ऑलरेडी स्ट्रीट डिस्काउंट करके चल रहा है, और इसी वजह से काफी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। और ये एक सीजनल बिजनेस होता है, शायद अभी जो हम लोगों ने रनअप देखा है वो मोमेंटम शायद ये कंटिन्यू ना करे, तो एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है। मुझे लगता है कि 100 रुपए के करीब इसमें एक हाईएस्ट वैल्यूएशन पे ये आ चुका है, और अगर यहाँ पे कोई करेक्शन अगर बनता है तो वापस ये स्टॉक 80 रुपए के करीब आ सकता है, जो एक 20% का करेक्शन यहाँ से दिख सकता है। तो हमें लगता है कि बिल्कुल इसमें खरीदना चाहिए, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। एक बड़ा करेक्शन आने दीजिए, 15 से 20% का अगर करेक्शन आता है तो बिल्कुल इसे खरीद के चले, और हायर लेवल्स में मुझे लगता है कि 100 रुपए के करीब इसमें कुछ मुनाफा वसूला जा सकता है। तो एक बड़ा करेक्शन आ जाए 15-20% के आसपास का, तभी एंट्री कीजिए, अभी रहने दीजिए, महंगा है शेयर, ये फिलहाल श्रीकांत जी का मानना है। तो चलिए जरा अगला बजिंग स्टॉक्स जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, और उस पर फिर चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो अगला बजिंग स्टॉक्स हमारा है वो है ब्राइट ग्रुप। सर, इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे।
बहुत करेक्ट हुआ सर। और ये नतीजों के बाद से इसमें मतलब तेज़ी जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार 3 दिन से सर्किट देखने को मिला, आज भी सर्किट जो है बना हुआ है यहाँ पर। पहले ये विचार था मेरा कि इसको शायद आज डिस्कस ना किया जाए, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम यहाँ पर है, बहुत सारे सवाल आने लगते हैं, तो क्या सही रणनीति होनी चाहिए ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि एक महीने के अंदर इस शेयर ने 91% का रिटर्न यहाँ पर दिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इस तरह के शेयरों में क्या रणनीति होनी चाहिए सर? क्योंकि 6 महीने के अंदर 48% करेक्ट हुआ, एक महीने में अगर हम देखें तो ये शेयर 90% का रिटर्न दे रहा है। इस तरह इतने हाई वॉलेटिलिटी वाले काउंटर में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, अगर आप ट्रैक करते हो तो चार्ट्स पे अगर आप देख सकें तो? विपुल जी, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे एक्चुअली वो मैं ये ट्रैक भी नहीं करता और मुझे इसके जो चार्ट है वो भी नजर नहीं आ रहे मेरे अच्छा पैकेज के अंदर। चलिए कोई बात नहीं। हालांकि कंपनी का नाम ब्राइटकॉम ग्रुप के नाम से लिस्टेड है एनएससी पर, लेकिन चलिए जी इस पर चर्चा नहीं करते हैं। तो और कोई शेयर अगर हो तो बजिंग स्टॉक्स में सुज़लॉन जरा लेकर के आइए। सुज़लॉन में आज लंबे अरसे बाद सर, सुज़लॉन की मतलब मुझे लगता है काफ़ी समय बाद जो सुज़लॉन जिन्होंने बहुत पहले लिए होंगे उनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आई होगी, क्योंकि सुज़लॉन के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। 205 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी को 320 करोड़ रुपए का मुनाफा यहाँ पर देखने को मिला सुज़लॉन के अंदर। और कंपनी की बात करें तो कंपनी ने 13,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप को आज की जो शुरुआती तेज़ी थी उसमें पार किया है। सर ये एक ऐसा शेयर है जिसमें एक समय बहुत लोग बुलिश थे। अगर मुझे याद है कि आप जो पहले जो तमाम जगहों पे आपसे मुलाकात होती थी तो कई जगहों पे कई सारे एनालिस्ट के पसंदीदा, खासतौर से फंडामेंटली बहुत लोगों के पसंदीदा शेयर भी हुआ करते थे, लेकिन ये पूरा सेक्टर ही नहीं चला। और लेकिन हमने देखा कि पिछले एक महीने में काफ़ी रैली देखने को मिली है। 42-43% के आसपास की रैली यहाँ पर पिछले एक महीने के अंदर आ चुकी है। आज भी जो है नतीजों के बाद एक अच्छी रैली है। कैसे देख रहे हैं सर आप इन लेवल्स पे आने के बाद, क्योंकि अब ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, तो अनिल जी, विपुल जी, इनफैक्ट इसके पर्टिकुलर बिजनेस को देखें तो इट्स अ लॉन्ग साइक्लिकल स्टॉक और या सेक्टर बोल सकते हैं हम लोग, कि जो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। यानी मेटल्स जैसे वो इतने वॉलेटाइल नहीं होते हैं, बट इसमें साइकिल्स बनती रहती है और इस बार की साइकिल हमें लगता है कि काफी प्रॉमिसिंग है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ से जैसे कि ओवरऑल हमारे गवर्नमेंट का या हमारे कंट्री का फोकस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बना है, तो हमें लगता है कि उसका सबसे बड़ा बेनिफिट जाएगा पावर सेक्टर को। और अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ साथ बाकी भी जितने भी विंड पावर या सोलर कंपनीज है, अगर आप उनके ऑर्डर फ्लो को देखते हो तो पिछले महीने तक या पिछले महीने के अंदर इन्होंने कई सारे ऑर्डर्स बैक्स किए हैं। तो हमें लगता है कि ये ओवरऑल इसमें जैसे इसने राइट्स इशू किए थे, उस राइट्स के पैसे उनके पास आ चुके हैं और अभी उनके पास ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। इवेंचुअली लगता है कि स्टॉक परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। और फंडामेंटली तो ये स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं है, लेकिन टेक्निकली हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बन रहा है। और बिल्कुल जो मैं हमेशा हमारे दर्शकों को ये कहता हूँ कि जहां पे भी राउंडिंग बॉटम बनता है वहां पे एक कंसोलिडेशन की शुरुआत होती है, कंपनी में कुछ ना कुछ रिस्ट्रक्चरिंग रहता है और इसी वजह से वो ग्रेजुअली अपने प्रीवियस पीक के करीब जाने की कोशिश करता है। यहाँ पे प्रीवियस पीक बना था 20-22 रुपए के करीब। मैं वो लॉन्ग टर्म पीक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 20-22 के करीब का पीक है। करंटली 11-11.5 के करीब है। हमें लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक धीरे धीरे इन लेवल्स के करीब जाते हुए नजर आएगा। तो अगर आपके पास अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स है तो बिल्कुल बने रहे, या अगर कोई करेक्शन आता है तो एक छोटा सा एक निवेश करके इसमें बिल्कुल। फार्मा में सर एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। आज अगर हम देखें तो अभी आप जिसका जिक्र कर रहे थे वहाँ पर भी हम देख रहे हैं अच्छी तेज़ी है। एस्ट्राजेनेका में हम देख रहे हैं 6% ऊपर है। टोरेंट फार्मा में हालांकि नतीजे आए हैं, उसके चलते हम देख रहे हैं कि एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सिप्ला में भी थोड़ा सा अच्छा रुझान है। सर ओवरऑल फार्मा को लेकर के आपके का व्यू क्या है, और फार्मा में क्या एक खरीदारी करके रखनी चाहिए अभी, क्योंकि एक रैली हमने कोविड के समय देखी, उसके बाद से ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्शन देखा। अब क्या करना चाहिए फार्मा में, किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बिल्कुल, तो अगर फार्मा के सेक्टर को देखें तो पिछले 12 महीने में इनका कॉस्ट अगर देखा जाए तो बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल के दामों में जो करेक्शन आया है तो काफी हद तक वो इम्प्रूव हुआ है, यानी कि कॉस्ट कम हो चुका है। साथ ही साथ जो इनके बाकी के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वहां पे भी इन्होंने काफी अच्छा कंट्रोल किया है और वो भी काफी सारे कम हुए हैं।
इसी इन्हीं वजह से इनके नंबर्स भी काफी अच्छे आए थे। और जैसे कि अगर रिसेशनरी अगर ट्रेंड अगर यूएस में बनता है आने वाले 3-6 महीने में, क्योंकि मार्केट हमेशा बहुत सारी चीजों को वेल इन एडवांस डिस्काउंट करता है, तो अगर ये ट्रेंड अगर रहा तो हमें लगता है कि फार्मा में और भी तेजी बनेगी। साथ ही साथ इन लेवल्स पे हमें लगता है कि सिप्ला, सन फार्मा, लुपिन लेबोरेटरीज ये काफी अट्रैक्टिव है, यानी कि अगर यहाँ से 12 महीने का व्यू है तो बिल्कुल इन लेवल्स पे ही इसमें खरीद के चले। हमें लगता है कि इन दोनों तीनों स्टॉक्स में एटलीस्ट सन फार्मा और सिप्ला में 20% की अपसाइड है। तो खास हमारा सेगमेंट है, जो अगला सेगमेंट है चुन चुन के, जिसका नाम दिया गया है, क्योंकि श्रीकांत जी जैसे एक्सपर्ट बहुत चुन चुन के शेयर रिकमेंड करते हैं। तो हमारे यूट्यूब पे अलग से अपलोड होता है, प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है चुन चुन के नाम से, और हमारे जो खास वेबसाइट है उस पर भी ये पूरी डिटेल इन शेयरों के बारे में जाती है। तो अब उस सेगमेंट का रुख करते हैं चुन चुन के में। श्रीकांत जी, आज आप चुन चुन करके कौन से महत्वपूर्ण शेयर, 3 शेयर लेकर के आए हमारे दर्शकों के लिए, बताइए सर। बिल्कुल, तो देखिए अगर इस ओवरऑल Q4 के परफॉर्मेंस को देखें तो ऑटो सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और हमें लगता है कि टाटा मोटर्स ये एक स्टॉक ऐसा है कि जिसे हम खरीद के चल सकते हैं। 520-525 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 550 के लेवल्स दिखा सकता है। अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को भी देखें तो इसमें एक बढ़िया ट्रेडिंग पैटर्न बना है, यानी कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन बना था, और इवेंचुअली हमें लगता है कि अपवर्ड साइड क्लोज हो सकता है। तो ओवर द पीरियड हमें लगता है कि ये 600 के लेवल्स को भी क्रॉस करते हुए नजर आएगा, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में 550 के लेवल्स नजर आते हैं। 515 का स्टॉप लॉस रखें। और इसके अलावा अगर बीएफएसआई सेक्टर की जैसे हमने बात की थी, और हमें लगता है वहां पे भी परफॉर्मेंस जारी रहेगा। करंट लेवल्स पे हमें लगता है कि कुछ पीएसयू बैंक्स में वैल्यू बाइंग हो सकती है। तो वैल्यू बाइंग में हमें लगता है कि शायद स्टेट बैंक में उतना परफॉर्मेंस ना दिखे जितना कैनरा बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा में दिख सकता है। तो कैनरा बैंक को लॉन्ग किया जा सकता है, जो 310 या 308 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए 300 रुपए का अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो। टारगेट्स रहेंगे 330 के। अगर इन्वेस्टमेंट का अगर व्यू है तो हमें लगता है 350-360 के लेवल्स ही आने वाले 12 महीने में दिखा सकता है। और इसके अलावा अगर मैं किसी और स्टॉक की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हमें फोकस करना है वो टेक्नोलॉजी पे है। और टेक्नोलॉजी में इसके लिए करना है क्योंकि थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू लेना जरूरी है। मार्केट 18,600 पे आ चुका है। अगर यहाँ से अगर मार्केट को अगर और बढ़ना है तो हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। तो उनमें भी हमें लगता है कि इन्फोसिस, टीसीएस नो डाउट काफी अच्छा परफॉर्मेंस है और परफॉर्मेंस दिखाएंगे, लेकिन अपसाइड थोड़ी लिमिटेड है। पर इसकी बजाय अगर आप किसी मिड साइज आईटी कंपनीज पे अगर फोकस करते हैं जो टॉप 5 में है, लेकिन इन पर्टिकुलर कंपनीज के नीचे शायद इनका रैंकिंग है, तो वहां पे हमें लगता है कि टेक महिंद्रा को लॉन्ग करके चले, जो टेलीकॉम सेक्टर से भी जुड़ा हुआ है। 1160 के टारगेट्स नजर आते हैं शॉर्ट टर्म में। 12 महीने का व्यू है तो 1200 1250 के लेवल्स नजर आते हैं। ट्रेडिंग व्यू है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1080 का। तो टेक महिंद्रा भी आप करंट लेवल से लॉन्ग करके चल सकते हैं, कैनरा बैंक और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि टाटा मोटर्स। तो ये तीन स्टॉक है कि जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। चलिए, तो ये जरा 3 शेयर एक बार फिर से दिखा देते हैं दर्शकों को। पेन कॉपी से आप अब तक नोट नहीं कर पाए हैं तो नोट कर लीजिए। ये 3 शेयर हैं जो कि बड़े चुन चुन करके श्रीकांत जी लेकर के आए हैं। तो पहला है टाटा मोटर्स, जिसकी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है और आगे भी ये रफ्तार जारी रहेगी। 515 के आसपास चल रहा है, 35 रुपये ऊपर का लक्ष्य, और यहाँ पर जो है करीब करीब 9 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस आपको दिया जा रहा है। तो अगर स्टॉप लॉस और टारगेट में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखें तो काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। दूसरा शेयर जो है लेकर के आइए, यहाँ पर भी खरीदारी की ही सलाह रहेगी, और ये है कैनरा बैंक। तो पहला ऑटो और उसके बाद जो है दूसरा सेक्टर है बैंक। बैंक में मौजूदा भाव 308 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। 8 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर 22 रुपये ऊपर तक के लक्ष्य यहाँ पर आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकते हैं। 330 रुपये तक के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। तीसरी कंपनी है आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई। तो 3 कंपनियाँ 3 अलग अलग क्षेत्र की अपनी जो पसंदीदा कंपनी है वो लेकर के आए हैं श्रीकांत जी। 1113 1114 के आसपास का भाव, 1080 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और यहाँ पर जो लक्ष्य आपको देखने को मिल सकता है वो 1160 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये आपको जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पे अलग से चुन चुन के प्लेलिस्ट पे मिलेगी। हमारी वेबसाइट
www.money9.com पे मिल जाएगी। और साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम में अगर जो लोग मिस हो गए हैं या उनसे ये वो नहीं देख पाए हैं तो रात को 9 बजे इस कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा, पूरा शो तो नहीं, पूरा शो तो अपलोड जो आप देख रहे हैं लाइव में मिलेगा ही आपको, एक बड़ा हिस्सा रात को 9 बजे भी हम अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर आप इस कार्यक्रम को दोबारा भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ही हिस्सा रहता है। श्रीकांत जी, बहुत अच्छा लगता है सर, समय कैसे बीतता है पता नहीं लगता। आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आप आते हैं, हमेशा अच्छा लगता है। कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे सर? माय प्लेजर। नहीं देखिए, वैसे जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे आज, या जितने भी रेकमेंड किए स्टॉक्स, वो हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज को हमने ऑलवेज हम रेकमेंड करते आए हैं। शायद उनके पास उसकी पोजीशन हो सकती है, लेकिन मेरे पास इन स्टॉक्स में कोई भी निवेश नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगता है आप आते हैं। आप आगे भी हमारे दर्शकों को अपना महत्वपूर्ण समय देते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हेलो मनी 9 मेरा सवाल है को यहीं समेटते हैं, लेकिन जिन दर्शकों के सवाल आज नहीं ले पाए हैं कल जरूर लेंगे, तो सवाल आप अपने हमें भेजते रहिए। जो नंबर आपको बताया गया 9311211874 उस पर भेजिए। लेकिन हाँ, अब आते हैं दिन में हम 2 बार, शाम को आती हैं प्रियंका जी 4 बजे हेलो मनी 9 लेकर के, तो उनसे भी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई मुद्दा अगर आपका हो तो आप पूछिए। बुधवार को बात करती हैं म्यूचुअल फंड को लेकर के, तो म्यूचुअल फंड को लेकर के कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें बिल्कुल भेज सकते हैं शाम 4 बजे। और हमारे साथ होंगे कीर्तन शाह जी, फाउंडर एंड CEO क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के। तो म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई कोई भी गलती कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं, किस तरह की गलती आपको नहीं करनी चाहिए, ये आपको बताएंगे कीर्तन शाह जी शाम को 4 बजे। और अपनी जेब से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल, दिन भर टाइम नहीं मिल रहा है, रात को सोने से पहले तो देख ही लीजिए, रात को 10 बजे हमारा खास कार्यक्रम मनी टाइम, जिसमें आपको तमाम जानकारियाँ मिलती हैं कि कहाँ पे चीज़ें महंगी हो रही हैं, कहाँ सस्ती हो रही हैं, कहाँ नतीजे ख़राब हो रहे हैं, शेयर बाज़ार ऊपर जा रहा है या नीचे, शेयर कौन से चल रहे हैं, ये तमाम जानकारियाँ आपको जेब से जुड़ी हुई मिल जाएंगी आपको मनी टाइम के अंदर। हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन आप मनी 9 के साथ बने रहिए, क्योंकि समझ है तो सहज है। नमस्कार।